नमस्कार दोस्तों, आपको बहुत बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो में, है ना। हम लेखा एग्ज़ाम जो होने वाला है उसके संबंध में यहाँ पे कुछ क्वेश्चन के ऊपर परिचर्चा कर रहे हैं। यहाँ पे उन क्वेश्चन को हम आगे इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। उसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं। यहाँ पे तो यहाँ एक क्वेश्चन है, यहाँ पे अग्रिम वेतन वृद्धि, है ना। यहाँ पे क्या, यहाँ पे अग्रिम वेतन वृद्धि से आप क्या समझते हैं, ये वेतन वृद्धि किन किन परिस्थितियों में, किन शर्तों में दी जाती है। मतलब आपको वेतन वृद्धि तो करना है, पर वेतन वृद्धि जो होता है एक टाइम ड्यूरेशन में होता है यहाँ पे, पर आपको अग्रिम वेतन वृद्धि करना है, अग्रिम वेतन वृद्धि करना है यहाँ पे। तो आप उसको कैसे करोगे यहाँ पे, मतलब पहले ही आप क्या कर दोगे यहाँ पे, वेतन वृद्धि कर दोगे यहाँ पे। तो इसके संबंध में नियम किस में दिया यहाँ पे, मूलभूत नियम 27 में दिया यहाँ पे अग्रिम वेतन वृद्धि। तो अग्रिम वेतन वृद्धि क्या होता है यहाँ पे, तो देखते हैं अग्रिम वेतन वृद्धि क्या होता है। राज्य शासन सामान्य या विशेष आदेश जारी करके शासकीय सेवक को उसकी वेतनमान में, है ना, शासकीय सेवक को उसकी वेतनमान में समय से पूर्व अग्रिम वेतन वृद्धि हेतु आदेश जारी कर सकता है ना। राज्य शासन, है ना, राज्य शासन की बात कर रहे हैं। कौन करेगा? राज्य शासन, न कि किसी ऑफिस का अधिकारी। ये कौन करेगा? राज्य शासन करेगा। तब ऐसी स्थिति में नियुक्तिकर्ता अधिकारी संबंधित शासकीय सेवक की अग्रिम वेतन वृद्धि स्वीकृत कर सकेगा ना। राज्य शासन यहाँ पे नियुक्तिकर्ता अधिकारी को आदेशित करेगा कि संबंधित कर्मचारी की आप क्या कर दो यहाँ पे, समय से पूर्व अग्रिम वेतन दे दो उनको यहाँ पे, तो वो संबंधित अधिकारी दे देगा। जैसे यहाँ पे मान चलिए पीडब्ल्यू ऑफिस में किसी कर्मचारी यहाँ पे उत्कृष्ट कार्य उसने किया यहाँ पे, और राज्य शासन ने संबंधित, है ना, ई को, पीडब्ल्यूडी के ई को क्या बोला है कि आप संबंधित कर्मचारी का वेतन बढ़ा दीजिए, अग्रिम वेतन वृद्धि उनको दे दीजिए, समय से पूर्व उनको वेतन वृद्धि दे दीजिए। तो ऐसा दिया जा सकता है ना। शासकीय सेवक को अग्रिम वेतन वृद्धि स्वीकृत करने पर उनके सामान्य स्थिति में देय वेतन वृद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ना। और बात है, अग्रिम वेतन वृद्धि तो एडिशनल बेनिफिट है यहाँ पे, तो उससे कोई वेतन में तो कोई प्रभाव, मतलब क्या होना चाहिए यहाँ पे, देय वेतन में कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। सामान्य स्थिति में देय वेतन वृद्धि की तिथि वही रहेगी जो अग्रिम वेतन वृद्धि से पूरी थी, है ना। तो ऐसा नहीं कि उनकी जो वेतन वृद्धि डेट थी उसको आगे पीछे कर देंगे यहाँ पे। जो डेट थी, जैसे मान लो किसी बंदे का, कोई सरकारी कर्मचारी का 1 जुलाई को वेतन वृद्धि होता था प्रत्येक वर्ष, तो उसी 1 जुलाई को ही होगा, भले ही मई में उनको अग्रिम वेतन वृद्धि क्यों न दे दी गई हो, है ना। तो जैसे यहाँ पे अग्रिम वेतन वृद्धि किन किन परिस्थिति दी जाती है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, किन किन कौन कौन से कारण है यहाँ पे, है ना। है ना, मतलब ये एक प्रकार से अग्रिम वेतन वृद्धि, समय पूर्व अग्रिम वेतन वृद्धि एक सजा नहीं है, ये क्या है, एक पुरस्कार है, एक क्या है, इनाम है। तो इसको पुरस्कार है, इनाम के तौर पर ही लेना है आपको ना। तो यहाँ पे सबसे पहले बात क्या क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, कब कब, है ना, अग्रिम वेतन वृद्धि स्वीकृत की जाएगी। सबसे पहले तो यहाँ पे परिवार नियोजन नसबंदी कराने पर, यहाँ पे स्नातकोत्तर या अन्वेषणात्मक उपाधि हेतु यहाँ पे कोई उपाधि ले ली है यहाँ पे, उसमें अग्रिम वेतन दी जाएगी। यहाँ पे लेखा परीक्षण में 60% अंकों के साथ उत्तीर्ण करने पर, यहाँ पे ये वेरी इंपॉर्टेंट है, लेखा एग्जाम दे रहे हैं 60% ऊपर ला लिया आप, तो आपको अग्रिम वेतन वृद्धि मिल जाएगी, है ना। मान लीजिए आपकी वेतन वृद्धि प्रति वर्ष 1 जनवरी को होती है यहाँ पे, किंतु आपने लेखा एग्जाम आपने जून में, है ना, जून में पास कर लिया यहाँ पे, तो आपको जून में क्या मिल जाएगी, एक वेतन वृद्धि मिल जाएगी, पर इससे आपके 1 जनवरी को मिलने वाले, है ना, वेतन वृद्धि में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा यहाँ पे, वो वैसी की वैसी ही रहेगी। ये एक सजा नहीं बोला मैंने यहाँ पे, यह क्या है, पुरस्कार है ना। अधीनस्थ लेखा सेवा परीक्षा उत्तीर्ण करने पर, है ना, क्या बोला मैंने यहाँ पे, अधीनस्थ लेखा सेवा परीक्षा, यहाँ पे जब आप लेखा एग्जाम पास कर लेंगे, यहाँ पे लेखा एग्जाम देंगे, तो उसके बाद आपको अधीनस्थ लेखा सेवा परीक्षा में बैठने का अवसर मिलेगा, उसको उत्तीर्ण कर ले तो भी आपको वेतन वृद्धि मिलेगी। न्यायालयीन प्रकरणों में नियुक्ति प्रभारी अधिकारी को प्रोत्साहन स्वरूप, है ना, न्यायालयीन प्रकरण है यहाँ पे, उसमें किसी अधिकारी की नियुक्ति कर दी है यहाँ पे प्रभारी अधिकारी, उसको पुरस्कार स्वरूप दी जाएगी, प्रोत्साहन स्वरूप। यहाँ पे खेल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले शासकीय सेवक को, है ना, खेल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले शासकीय सेवक को यहाँ पे मूलभूत नियम 28, है ना, मूलभूत नियम क्या बोले यहाँ पे, मूलभूत नियम 28 है यहाँ पे, निम्न पद ऑब्लिक श्रेणी में प्रत्यावर्तन पर वेतन, है ना, समस्त अधिकारी, जबकि शासकीय सेवक को दंड स्वरूप, है ना, हाँ, सक्षम अधिकारी क्या बोला यहाँ पे, सक्षम अधिकारी, जबकि शासकीय सेवक को दंड स्वरूप यहाँ पे उच्च पद से निचले पद पर या निचले वेतन में प्रत्यावर्तित करता है यहाँ पे। जैसे कोई, है ना, सब इंजीनियर है ना, जैसे कोई सब इंजीनियर यहाँ पे, उसको यहाँ पे डिमोशन करके यहाँ पे फील्ड असिस्टेंट कुछ टाइम के लिए बना दिया गया, है ना, तुम फील्ड असिस्टेंट काम करो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तब उस शासकीय सेवक को उस निचले पद पर, है ना, वेतनमान किसी भी स्टेज प्रक्रम में वेतन पाने का आदेश दे सकता है ना। तब उस शासकीय सेवक को उस निचले पद के वेतनमान में किसी भी स्टेज पर वेतन पाने के लिए आदेश दे सकता है ना। जैसे यहाँ पे सब इंजीनियर के 4200 ग्रेड पे है, फील्ड असिस्टेंट को 1900 ग्रेड पे है यहाँ पे, है ना। तो 4200 से 1900 में आएगा, तो यहाँ पे उसका पेमेंट ऑब्वियस बात है कम हो जाएगा यहाँ पे। तो ये उस सक्षम अधिकारी को डिपेंड करेगा कि कौन सा वो आदेश करे कि उसको उस फील्ड असिस्टेंट का मतलब तनख्वाह मिले, है ना। परंतु जिस वेतनमान या पद में प्रत्यावर्तित कर दिया जाता है, तो उस हिस्से में उसके वेतन से अधिक वेतन नहीं दे सकेगा ना। तो उस हिस्से में उसे वेतन से अधिक वेतन नहीं दे सकेगा। साथ ही शासकीय सेवक जिस पद पर पदोन्नत हुआ था उसी पद पर, है ना, प्रत्यावर्तित कर दिया जाता है ना, तो उस हिस्से में उसे उस वेतन से अधिक वेतन नहीं दिया जाएगा। यदि लगातार वह निचले पद पर बना रहता है, तो, है ना, प्राप्त किया होता है, तो ऐसी स्थिति में उसे मूल नियम 26 प्रावधान के अनुसार वेतन नियमित किया जाएगा ना। तो ये हो गया यहाँ पे। तो ये कहने की बात ये है ना, इसका सार ये है कि सब इंजीनियर से क्या कर दिया, उसको फील्ड असिस्टेंट बना दिया यहाँ पे, है ना।
तो फील्ड असिस्टेंट यहाँ पे जो भी उसको पेमेंट वगैरह मिलेगी यहाँ पे, है ना, वो फील्ड असिस्टेंट के लेवल की मिलेगी यहाँ पे, उससे अधिक इसको वेतन नहीं दे सकते, है ना, चाहे वो सब इंजीनियर ही क्यों ना रहा हो, है ना। तो ये हो गया अपने यहाँ पे, है ना। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, है ना, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे मूलभूत नियम 29, है ना। मूलभूत नियम 29 ने मतलब क्या जाएगा यहाँ पे, कदाचार या अयोग्यता के कारण निम्न पद पर पदोन्नत होने पर वेतन विधि के लिए पूर्व सेवा गणना, है ना। यदि दंड स्वरूप, है ना, कि शासकीय सेवक को पदोन्नत कर उसके पद पर वेतनमान में निम्न प्रक्रम पर वेतन को घटाया जाता है, तो आदेश देने वाला सक्षम अधिकारी अपने आदेश में स्पष्टतः उल्लेख करेगा कि उक्त आदेश कितनी अवधि तक प्रभावशील रहेगा और प्रभावशील अवधि समाप्ति होने के पश्चात भविष्य में वेतन विधि प्रभावित होगी या नहीं, है ना, और यदि प्रभावित होती है तो कितने समय तक रहेगी, ना। तो यहाँ पे अगर किसी ने कदाचार किया यहाँ पे, या उसकी शासकीय कर्मचारी ने किसी महिला कर्मचारी को छेड़ दिया यहाँ पे, तो उसे क्या कर दिया यहाँ पे, पदोन्नति कर दी जाएगी यहाँ पे, और उसका पेमेंट क्या कर दिया जाएगा, घटा दिया जाएगा, ना। पेमेंट घटा दिया जाएगा। तो जो सक्षम अधिकारी ये सब काम कर रहे हैं यहाँ पे, उसको स्पष्ट रूप से बताना होगा कि वो कितने समय के लिए उसको पदोन्नत कर रहा है, और पदोन्नत होने के बाद आगामी वेतन वृद्धि उसकी किस दिनांक को और कैसे की जाएगी, इसके बारे में संपूर्ण डिटेल यहाँ पे जानकारी इसको क्या करनी होगी, यहाँ पे देनी होगी, है ना। यदि किसी शासकीय सेवक को दंड स्वरूप, है ना, निम्न सेवा या निम्न ग्रेड के, या, है ना, यदि किसी शासकीय सेवक को यहाँ पे दंड स्वरूप निम्न सेवा, निम्न ग्रेड या निम्न पद पर या निम्न वेतनमान पर पदोन्नत किया जाता है, तो सक्षम अधिकारी अपने आदेश में पदोन्नति कितनी अवधि तक प्रभावशील रहेगी उसे स्पष्ट करेगा। चाहे वह स्पष्ट नहीं भी कर सकता, है ना, पर जहाँ पर वह स्पष्ट नहीं करेगा वहाँ पदोन्नति होने के बाद 1 वर्ष की अवधि से अगली वेतन दी होगी, ना। मतलब जैसे मान चलो स्पष्ट नहीं कर पाए किसी कारणवश, है ना, तो पदोन्नति होने के, है ना, मतलब पदोन्नति होने के यहाँ पे मतलब पदोन्नति होने के बाद, है ना, 1 वर्ष की अवधि में अगली वेतन विधि देगी। लेकिन जहाँ पर प्रभावशील स्पष्ट करेगा वहाँ उसे यह भी स्पष्ट करना होगा कि दंड अवधि समाप्ति पर भविष्य में वेतन विधि प्रभावशील होगी या नहीं, यह प्रभावित होगी तो किस सीमा पर होगी। वही पहले जो बताया मैंने वही चीज़ें यहाँ पे, और कुछ भी नहीं, है ना। मतलब यहाँ पे जो भी सक्षम अधिकारी है जो पदोन्नति कर रहा है यहाँ पे, तो उसको स्पष्ट करना पड़ेगा। अगर स्पष्ट नहीं किया तो वो पदोन्नति जो उसकी समाप्त होगी उसके 1 वर्ष बाद हम ऑटोमेटिक उसको दे देंगे यहाँ पे, और अगर स्पष्ट कर दिया तो उस टाइम पे उसको देना पड़ेगा। हालांकि स्पष्ट कर दें तो और अच्छी बात है यहाँ पे, है ना। तो ये अपना हो गया यहाँ पे। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे मूलभूत नियम 26 से, है ना। मूलभूत नियम 26 से क्या बोलते हैं यहाँ पे, मूलभूत नियम 26 से, है ना। दंड स्वरूप के शासकीय सेवक को, है ना, शासकीय सेवक की वेतन वृद्धि रोकने या कम करने या पदोन्नत करने के आदेश को सक्षम अधिकारी अपील या है ना, विलोपन पर निरस्त अथवा तब्दील करता है, तो शासकीय सेवक को वेतन निम्न नीचे दर्शाकर नियमित किया जाएगा, ना। अब मान चलो यहाँ पे सक्षम अधिकारी ने किसी का पेमेंट घटा दिया, उसको पदोन्नत कर दिया यहाँ पे, पर यहाँ पे अगर वो बीच में इसे क्या कर सकता है, चेंज भी कर सकता है और तब्दील भी कर सकता है, ना। यदि आदेश निरस्त कर देता है यहाँ पे, तो प्रथम आदेश के अंतर्गत शासकीय सेवक को जो कम वेतन दिया गया था उसका भुगतान कर दिया जाएगा। तो प्रथम आदेश के अंतर्गत शासकीय सेवक को जो कम वेतन दिया गया था उसको क्या कर देगा, भुगतान कर देगा। यदि आदेश संशोधन किया जाता है, एक तो निरस्त होता है और एक संशोधन होता है, ना। निरस्त किया तो शासकीय सेवक को जो कम वेतन दिया गया था उसे क्या कर दिया जाएगा यहाँ पे, उसे भुगतान कर दिया जाएगा यहाँ पे। हाँ, यदि आदेश संशोधन किया जाता है, ना, यदि आदेश में कुछ संशोधन कर रहे हैं यहाँ पे, संशोधन किया जाता है, तो उसका वेतन इस प्रकार से नियमित किया जाएगा जैसा कि संशोधित आदेश में उल्लेख किया गया है, ना। मतलब अगर वो संशोधन कर रहा है आदेश में, तो संशोधित आदेश में यह उल्लेख करना पड़ेगा उसको कि मतलब कितना पेमेंट देना है उसको, कितना कम देना, ज़्यादा देना है। उसे वेतन पाने की पात्रता प्रथम आदेश जिस दिन आया था उस दिनांक से होगी, ना। तो ये हो गया यहाँ पे। तो इसमें भी कहना ये चाह रहा है कि उसे स्पष्ट उल्लेख करना पड़ेगा। निरस्त कर दिया तो कोई बात ही नहीं है, और वो संशोधन कर रहा है तो संशोधित आदेश में उसको बताना पड़ेगा कि कब से क्या कैसे कैसे किया गया है, ना। मूलभूत नियम 30 यहाँ पे, मूलभूत नियम 30 क्या बोलता है, मूलभूत नियम 30, है ना, स्थानापन्न शासकीय सेवक का वेतन, है ना। जब किसी स्थायी शासकीय सेवक की नियुक्ति, स्थायी शासकीय सेवक है यहाँ पे, उसकी नियुक्ति स्थानापन्न रूप से किसी ऐसे पद पर की जाती है जो अधिक उत्तरदायित्व का नहीं है, ना, अधिक उत्तरदायित्व का नहीं है यहाँ पे, तो शासकीय सेवक अपने मौलिक वेतन को ही प्राप्त करेगा, ना, है ना। शासकीय सेवक मौलिक वेतन प्राप्त करेगा। संबंधित पद में मौलिक नियुक्ति होने पर वेतन मूलभूत नियम 22A के अनुसार किया जाएगा, ना। मौलिक नियुक्ति होने पर वेतन निर्धारण मूलभूत नियम 22A के अनुसार किया जाएगा। जैसे मान चलो यहाँ पे पंचराम औरेंद्र, है ना, एक मान चलिए कोई व्यक्ति का नाम है पंचराम ऑरेंज है यहाँ पे, पंचराम ऑरेंज, ये फील्ड में क्या था यहाँ पे, है ना, पंचराम ऑरेंज यहाँ पे फील्ड में क्या थे, यहाँ पे एसडीओ थे यहाँ पे। उनको मान लीजिए ऑफिस अटैच कर दिया गया, तो ये अधिक उत्तरदायित्व काम नहीं है यहाँ पे, है ना, अधिक उत्तरदायित्व काम नहीं है यहाँ पे। उनको ऑफिस अटैच किया गया तो अधिक उत्तरदायित्व काम नहीं है, तो उनको शासकीय सेवक को अपने मौलिक वेतन को ही प्राप्त करता रहेगा, ना। मौलिक वेतन ही प्राप्त करेगा, कोई भी इंक्रीमेंट या फिर मतलब जो प्रोत्साहन स्वरूप जो वेतन वृद्धि की जाती है वो नहीं की जाएगी यहाँ पे। और यदि संबंधित पद में मौलिक नियुक्ति की जाती है, ना, मौलिक नियुक्ति की जाती है, तो वेतन निर्धारण मूलभूत नियम 22A के अनुसार किया जाएगा, है ना। आगामी नीचे के नियम, नेक्स्ट बिलो रूल्स, है ना। आगामी नीचे का नियम कोई स्वतंत्र नियम नहीं है, ना। आगामी नीचे का नेक्स्ट, है ना, बिलो रूल्स, है ना, कोई स्वतंत्र नियम नहीं है। इसके द्वारा उन सिद्धांतों का पालन किया जाता है जो मूल, है ना,
नियम 30(1) के द्वितीय परंतु उसके अंतर्गत वेतन निर्धारण में लागू होते हैं। इसके अनुसार किसी शासकीय सेवक को उसकी नियमित पदोन्नति के लाभ से वंचित नहीं किया जाएगा ना। मतलब ये क्या बोल रहा है यहाँ पे, इस मूल नियम 30(1) के अनुसार कि शासकीय सेवक को उसकी नियमित पदोन्नति है ना, जो नियमित पदोन्नति होती है उसे वंचित नहीं किया जाएगा। वह अपने संवर्ग में रहने की स्थिति में पात्र होता है। ऐसे प्रकरण में पदोन्नति का लाभ निम्नलिखित शर्तों में पूरा करने पर दिया जाता है ना। अब पदोन्नति हो रही तो कैसे लाभ दिया जाएगा यहाँ पे, जिस शासकीय सेवक को यह लाभ दिया जाना है पदोन्नति का लाभ यहाँ पे, उसे वरिष्ठ सभी शासकीय सेवक तो पदोन्नत हो किया जा चुका है या पदोन्नत होने के अयोग पाया गए। जैसे यहाँ पे मान चलो अपना यहाँ पे कोई ए है ना, ये अपना बी से सीनियर है तो ए बी ने सबसे पहले ये देखना पड़ेगा यहाँ पे कि यहाँ पे ए को या तो क्या कर दिया गया, पदोन्नति कर दिया गया या फिर उसको अयोग्य घोषित कर दिया गया, तब बी का प्रमोशन किया जाएगा। ये हो गया यहाँ पे। दूसरा क्या बोल रहा है यहाँ पे, उस शासकीय सेवक तुरंत कनिष्ठ शासकीय सेवक स्थानापन्न पदोन्नति के योग्य है ना। ठीक है, यहाँ पे मतलब बी के ऊपर वाला मतलब ए, ये पदोन्नति के योग्य है। यहाँ पे वह शासकीय सेवक जिसके यह लाभ दिया जाना है वे पदोन्नति योग्य है। खुद बी भी पदोन्नति योग्य होना चाहिए यहाँ पे। यदि एक से अधिक शासकीय सेवक अपनी सेवा में सामान्य क्रम में बाहर असंवर्गीय पदस्थ हैं तो प्रत्येक पदोन्नत कनिष्ठ शासकीय सेवक के लिए सामान्य क्रम से बाहर केवल एक वरिष्ठ शासकीय सेवक को स्थानापन्न पदोन्नति दी जाएगी। एक के लिए एक सिद्धांत है ना, एक के लिए एक सिद्धांत का लाभ दिया जाएगा ना। बोलना क्या चाह रहा है यहाँ पे है ना, बोलना क्या चाह रहा है यहाँ पे देखते हैं, बोलना क्या चाह रहा है यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे है ना, बोलना क्या चाह रहा है यहाँ पे, एक बार इसे मिटाते हैं यहाँ पे। देख रहे हैं यहाँ क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, यदि एक से अधिक है ना, यदि एक से अधिक है ना, यदि एक से अधिक शासकीय सेवक अपनी सेवा के सामान्य क्रम से बाहर है ना, सेवा जो सामान्य क्रम से बाहर असंवर्गीय पदों में पदस्थ हैं तो प्रत्येक पदोन्नत कनिष्ठ शासकीय है ना, कनिष्ठ मतलब एक तो वरिष्ठ होता है, कनिष्ठ होता है, तो कनिष्ठ शासकीय सेवकों के लिए सामान्य क्रम से बाहर केवल एक वरिष्ठ शासकीय सेवक को भी स्थानापन्न पदोन्नति दी जाएगी। एक के लिए एक सिद्धांत का लाभ है ना। तो यहाँ पे स्पष्ट है कि यदि है ना, बहुत सारे लोग अगर बाहर सेवा शासकीय सेवा में मतलब पदस्थ हैं यहाँ पे असंवर्गीय पदों पर है ना, तो उसमें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि वो जो कनिष्ठ कर्म शासकीय सेवक है उसके पदोन्नति क्या हो चुकी है, यहाँ पे हो चुकी है। उसके बाद ही यहाँ पे जो है ना कनिष्ठ शासकीय सेवक है उसकी पदोन्नति यहाँ पे क्या की जाएगी है ना। इस नियम का उद्देश्य यह है कि अपने सामान्य क्रम है ना, इस नियम का उद्देश्य क्या है, तो इस नियम का उद्देश्य यह है कि अपने सामान्य क्रम से बाहर है ना, अपने सामान्य क्रम से बाहर वाले शासकीय सेवक को ऐसी स्थानापन्न पदोन्नति नहीं मिलने की हानि नहीं होनी चाहिए। उसे अपने सामान्य क्रम में रहने का पर प्राप्त हुआ होता है ना। मतलब कोई बाहर सेवा कर रहा है तो उसको इस रूप से वंचित नहीं किया जा सकता कि वो बाहर में काम कर रहा है, उसको पदोन्नति आपको देनी ही पड़ेगी, ठीक है। ये बोल रहा है यहाँ पे। उसके बाद आगे देखते हैं यहाँ पे क्रमोन्नति पर वेतन निर्धारण। जबकि शासकीय सेवक को क्रमोन्नति वेतनमान स्वीकृत किया जाता है तो उसके वेतन निर्धारण में क्रमोन्नति से पूर्व प्राप्त वेतनमान के वेतन की आगामी वेतन वृद्धि की तिथि ही रहेगी है ना। परंतु यदि क्रमोन्नत वेतन में वेतन न्यूनतम पर निर्धारित होता है और उसके एक वेतन वृद्धि अधिक लाभ होता है तो ऐसी स्थिति में वेतन वृद्धि क्रमोन्नति के 1 वर्ष बाद देय होगी ना। क्रमोन्नति है ना वेतनमान का लाभ दिनांक 19 अप्रैल 1999 से लागू किया गया है ना, क्रमोन्नति है ना। तो ये वही बोल रहा है यहाँ पे, बोलना क्या चाह रहा है देखो यहाँ पे, जबकि शासकीय सेवक का क्रमोन्नति वेतनमान स्वीकृत किया जाता है ना। क्रमोन्नति वेतनमान मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्रम है ना, क्रम से है ना, क्रमोन्नत हुआ है यहाँ पे, उसका वेतन स्वीकृत किया जाता है तो उसके वेतन के निर्धारण में क्रमोन्नति से पूर्व प्राप्त वेतनमान के वेतन आगामी वेतन वृद्धि की तिथि ही रहेगी है ना। मतलब ऐसा नहीं कि उसको अलग से वेतन वृद्धि तिथि दी जाएगी, जो तिथि पुरानी वही रहेगी। यदि क्रमोन्नत वेतनमान में वेतन न्यूनतम पर निर्धारित होता है और उसे एक वेतन वृद्धि अधिक का लाभ होता है तो ऐसी स्थिति में वेतन वृद्धि क्रमोन्नति के 1 वर्ष बाद देय होगी। ऐसा नहीं कि उसको डबल आप वेतन वृद्धि का लाभ देंगे, ऐसा नहीं चलेगा ना। आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, जो वेतन वृद्धि उसको चल रही है उसी के अनुसार इसको वेतन वृद्धि क्या की जाएगी यहाँ पे प्रदान की जाएगी। और यह नियम कब से लागू है यहाँ पे, 19 अप्रैल 1999 से है ना। अब देखो यहाँ पे पदोन्नति प्रकरण में क्रमोन्नति मिलने के बाद नियमित पदोन्नत होने पर वेतन निर्धारण है ना। वेतन निर्धारण कैसे किया जाएगा भाई, देखो यहाँ पे है ना। तो पदोन्नति के प्रकरण में क्रमोन्नति मिलने के बाद नियमित वेतन पदोन्नति होने पर वेतन निर्धारण कैसे किया जाएगा ना। जबकि शासकीय सेवक को क्रमोन्नत वेतनमान स्वीकृत किया गया है तो वो उसके बाद उन्हें नियमित रूप से पदोन्नति दी जाती है ना। क्रमोन्नति वेतनमान दिया गया तो उसको नियमित रूप से पदोन्नति क्या दी जाती है। तो ऐसी स्थिति में उनका वेतन निर्धारण यह मानकर किया जाए कि यदि क्रमोन्नति नहीं मिलती तो उनके जो वेतन मिल रहा था उसका मूल नियम 22 या 22D के अनुसार वेतन निर्धारण किया जाता। परंतु शासकीय सेवक यदि क्रमोन्नति वेतन अधिक वेतन प्राप्त हो रहा है अधिक वेतन प्राप्त है तो उस अधिक वेतन का लाभ पदोन्नत पद पर दिया जाएगा है ना। तो ये हो गया अपने यहाँ पे है ना, ये हो गया।
तो अपने को ये याद रखना है कि अगर क्रमोन्नति अगर उसको नहीं मिलती तो वो अपने को नियम 22 या 22D लगाना ही पड़ेगा ना, जो उसको वेतन निर्धारण हो रहा है यहाँ पे, तो उसको 22 या 22D लगाना पड़ेगा यहाँ पे, है ना। तो ये अपना हो गया यहाँ पे एक टॉपिक अपना कंप्लीट हो गया यहाँ पे। वीडियो में आपका अभी तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।